वेलकम बैक टू फिल्मी लोग। आज हम जिस मूवी की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है द वे बैक, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 और इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब सोवियत यूनियन ने पोलैंड पर हमला करके वहां के बहुत से लोगों को बंदी बना लिया था, जिनमें यानुश नाम का एक आर्मी ऑफिसर भी होता है। यानुश पर कई तरह के झूठे केस लगाए जाते हैं और अपना गुनाह कबूल करने के लिए उससे एक पेपर पर साइन करने के लिए कहा जाता है। लेकिन बहुत टॉर्चर करने के बाद भी जब यानुश साइन करने से मना करता रहता है, तो अब वो लोग एक लेडी को उसके सामने लेकर आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा इस आदमी के साथ क्या रिश्ता है। वो लेडी कहती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ, और यानुश भी कहता है कि हाँ, ये मेरी वाइफ है। आगे वो लोग जब उससे पूछते हैं कि तुम इसके बारे में क्या क्या जानती हो, तो वो रोते हुए कहती है कि मेरे पति यानुश कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करते हैं और विदेशों में इसके खिलाफ जासूसी भी करते हैं। ये सुनकर यानुश को बहुत दुख होता है, लेकिन वो जानता था कि उसकी वाइफ मजबूर होकर ये सब कह रही है, क्योंकि उसकी हालत देखकर ही लग रहा था कि उन्होंने उसे भी बहुत टॉर्चर किया था। इस तरह यानुश को 20 साल की सजा हो जाती है और इसके बाद उसे साइबेरिया की एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जिसके चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ और जंगल होता है। यहाँ इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं जिनसे कोई भी कुछ ही घंटों में जमकर मर सकता है। ये एक ऐसी जेल थी जहाँ कैदियों को खुला छोड़ दिया जाए तो भी वो यहाँ से भागने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से भागना मतलब अपनी मौत को दावत देना था। ये जेल अपने आप में ही एक नर्क थी, जहाँ सरवाइव करने के लिए अंदर तो खुखार कैदियों का सामना करना होता था और बाहर कुदरत के कहर का। जेल में एक दिन मिस्टर स्मिथ नाम का एक बूढ़ा कैदी अपना खाना लेकर जा रहा होता है कि खाने का एक टुकड़ा उससे नीचे गिर जाता है। तभी एक दूसरा बूढ़ा कैदी उस खाने पर झपटता है, लेकिन मिस्टर स्मिथ खाने के टुकड़े पर अपना पैर रख देता है और फिर उसे उठा लेता है। यानुश ये सब देख रहा होता है और उससे ये सब देखा नहीं जाता। उसे उस बूढ़े कैदी के ऊपर तरस आ जाता है और वो अपना खाना उसे दे देता है। फिर वो मिस्टर स्मिथ से कहता है कि वो कैदी बहुत बूढ़ा और कमजोर है, अगर उसने खाना नहीं खाया तो वो भूख से मर जाएगा। लेकिन मिस्टर स्मिथ उससे कहते हैं कि मैं भी बूढ़ा हूँ और अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मैं भी मर जाऊंगा। आगे वो उससे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ जिंदा रहना चाहते हो तो सिर्फ अपना पेट भरने पर ध्यान दो। इसके बाद यानुश की मुलाकात आंद्रे नाम के एक दूसरे कैदी से होती है, जो बताता है कि वो एक एक्टर था और उसे 10 साल की सजा हुई है। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने एक फिल्म में एक अमीर आदमी का किरदार निभाते हुए उसे कुछ ज्यादा ही अमीर दिखा दिया था। बातों ही बातों में यानुश उससे पूछता है कि क्या कोई आज तक इस जेल से भागा है। ये सुनकर वो एक्टर उससे कहता है कि यहाँ से आज तक कोई नहीं भाग पाया और तुम यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन अगर तुम सच में यहाँ से भागना चाहते हो तो मेरे पास एक प्लान है। वो उसे बताता है कि हम जंगल को पार करके साउथ में एक झील तक पहुंचेंगे, जिसके बाद हम मंगोलिया का बॉर्डर क्रॉस करेंगे और फिर आजाद हो जाएंगे। लेकिन ये सफर बहुत ही लंबा होने वाला था, इसलिए अब वो रोज अपना खाना बचाकर जमा करने लगते हैं। अक्सर इस जेल में कैदियों से लकड़ी कटवाने और पत्थर तुड़वाने का काम करवाया जाता था। एक दिन लकड़ी काटकर कैदी जेल की ओर वापस आ रहे होते हैं कि रास्ते में बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। ऑफिसर उन्हें वहीं रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन हवाएं इतनी ठंडी होती हैं कि कुछ ही मिनटों में कई कैदी ठंड से मर जाते हैं। इन ठंडी हवाओं से बचने के लिए मिस्टर स्मिथ जंगल की तरफ जाने लगते हैं, जिन्हें देखकर ऑफिसर उन्हें गोली मारने की धमकी देता है। लेकिन मिस्टर स्मिथ वहां नहीं रुकते और जाते ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो यहाँ रुके तो ये ठंडी उन्हें मार देगी। इन बर्फीली हवाओं का सामना करना इतना आसान नहीं था, इसलिए ऑफिसर भी कैदियों को जंगल में जाने का ऑर्डर दे देते हैं ताकि वो खुद भी अपनी जान बचा सके। अब अगले दिन कुछ कैदियों को एक खदान में ले जाया जाता है, जहां बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। यानुश को वहां सांस लेना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो खदान से बाहर जाने की कोशिश करता है और उसे इल्यूजन आने लगते हैं, जिसमें वो अपने घर के बाहर एक पत्थर देखता है जिसके नीचे उसके घर की चाबी है और उसे उस चाबी से अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाना है। बाहर खड़ा एक ऑफिसर यानुश पर गोली चलाने ही वाला होता है कि मिस्टर स्मिथ उसे अंदर खदान में खींच लेते हैं। यानुश यहाँ बहुत घबरा जाता है और वो मिस्टर स्मिथ से कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मैं एक एक्टर को जानता हूँ जो यहाँ से भागने का रास्ता जानता है। लेकिन मिस्टर स्मिथ उससे कहते हैं कि मैं भी उस एक्टर को जानता हूँ, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। वो कई सालों से इसी जेल में है और वो नए कैदियों को आजादी के सपने दिखाकर सिर्फ उनका खाना खाना चाहता है। लेकिन अगर तुम सच में यहाँ से भागना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। एक दिन बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं। यानुश एक्टर से कहता है कि आज भागने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि तेज हवाएं हमारे पैरों के निशान मिटा देंगी। लेकिन एक्टर उससे कहता है कि हम आधी तैयारी के साथ नहीं भाग सकते, हमें और खाना जमा करना होगा। तभी एक दूसरा कैदी भी उनकी बातों को सुन लेता है, जो कि एक रशियन क्रिमिनल होता है। वो रात को यानुश के पास आकर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ भागना चाहता हूँ और मेरे पास एक चाकू भी है जो रास्ते में हमारे काम आ सकता है। अब वो अपना खाना जमा करने लग जाते हैं और एक रात को मौका देखकर वो लोग जेल से भागने लगते हैं। लेकिन जेल के ऑफिसर उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन रात का टाइम होता है और हवाएं भी बहुत तेज चल रही होती हैं, इसलिए ऑफिसर को कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो अपने कुत्तों को उनके पीछे छोड़ देते हैं। अब वो बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए भागते ही रहते हैं, लेकिन काफी दूर चलने के बाद उनको आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था।
तभी यानुश उस रशियन क्रिमिनल से उसका चाकू लेकर लकड़ी के मास्क बना लेता है ताकि वो लगातार आगे बढ़ सके। ये टोटल 7 लोग जेल से भागे थे, जिनमें यानुश, एक्टर मिस्टर स्मिथ, रशियन क्रिमिनल, आर्टिस्ट और 2 और लोग होते हैं। उनके साथ एक ऐसा आदमी भी होता है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है और इसके बारे में किसी को नहीं पता होता है। अब रात भर चलते चलते सुबह हो जाती है और एक जगह रुककर वो थोड़ा सा आराम करते हैं और देखने लगते हैं कि उनके पास क्या क्या है। उनके पास एक चाकू, एक छोटा सा ब्लेड और कुछ ही हफ्तों का राशन होता है। अब वो पूरा दिन साउथ की ओर चलते रहते हैं ताकि वो उस झील पर पहुंच सके जहां से वो लोग मंगोलिया का बॉर्डर पार करके आजाद हो जाएंगे। रात को आराम करने के लिए वो जंगल में ही रुकते हैं। यानुश उनसे कहता है कि अगर सुबह तक हमें जिंदा रहना है तो हमें आग चलानी होगी। अब वो लोग सूखी लकड़ी इकट्ठा करने के लिए इधर उधर जाते हैं, लेकिन उनका एक साथी जिसको नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है वो भटक जाता है और वापस नहीं आ पाता। वो लोग उसे ढूंढने भी जाते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता, इसलिए वो वापस आ जाते हैं। लेकिन सुबह को वो देखते हैं कि वो उनसे कुछ ही दूरी पर बैठा होता है, लेकिन रात भर ठंड से अकड़कर वो मर चुका होता है। वो लोग उसे वहीं दफनाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। अब वो लोग कई हफ्तों तक साउथ की ओर चलते रहते हैं, लेकिन वो उस झील तक नहीं पहुंच पाते। उनका खाना पूरी तरह खत्म हो चुका है। वो भूखे और कमजोर होते हैं, इसलिए अब वो एक गुफा में रुक जाते हैं और कुछ दिनों तक वहीं रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो इतने कमजोर हो गए थे कि उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं बची थी। एक रात को रशियन क्रिमिनल यानुश के पास जाता है और वो उससे कहता है कि हम एक एक करके भूख से मरने वाले हैं। तुमने कहा था कि हम कुछ ही हफ्तों में झील तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम पूरी तरह खो चुके हैं। तभी मिस्टर स्मिथ को कुछ जानवरों की आवाज सुनाई देती है। वो अपने साथियों के साथ बाहर जाकर देखते हैं कि कुछ भेड़ियों ने एक जानवर का शिकार किया होता है। वो लोग भेड़ियों को उससे दूर भगा देते हैं और जानवरों की तरह मांस खाने लगते हैं। वो इतने भूखे होते हैं कि अपना पेट भरने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगले दिन यानुश फैसला करता है कि मैं अकेला ही झील को ढूंढने जाऊंगा और अगर मैं 3-4 दिनों तक वापस नहीं आया तो तुम लोग मेरा इंतजार मत करना। अब वो अकेला ही झील को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जिसके लिए रास्ते में उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठंडी हवाएं और ऊंची ऊंची पहाड़ियों का मुश्किल सफर वो अपने हौसले से तय करता रहता है और चलता ही जाता है। लेकिन एक दिन उसकी हालत इतनी कमजोर हो जाती है कि वो मरने की कगार पर होता है। उसे आज फिर से इल्यूशन होने लगता है, लेकिन वो किसी तरह अपने लोगों तक पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि यहाँ से सिर्फ 3 दिन के रास्ते पर ही वो झील है जहाँ हमें पहुंचना है। ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है। उसके लोग आग चलाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और रात भर उसे आराम करवाते हैं। इसके बाद जब सुबह को यानुश की तबीयत ठीक हो जाती है तो वो झील की तरफ रवाना हो जाते हैं। आखिर वो लोग झील पर पहुंच ही जाते हैं और उन्हें कुछ राहत की सांस मिलती है, क्योंकि अब उन्हें बस मंगोलिया का बॉर्डर ही पार करना है और वो आजाद हो जाएंगे। लेकिन अभी भी उनकी मंजिल दूर थी, इसलिए वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मिस्टर स्मिथ को एक आहट सुनाई देती है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। जब वो लोग वहां जाकर देखते हैं तो एक लड़की होती है जो उनका पीछा कर रही थी और वो भी उनके साथ चलना चाहती है। लेकिन मिस्टर स्मिथ यानुश से कहते हैं कि हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है और ये हमारे साथ सरवाइव नहीं कर पाएगी, इसलिए वो लोग उस लड़की को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। काफी दूर चलने के बाद वो लोग देखते हैं कि झील के किनारे एक जानवर कीचड़ में फंसा हुआ है। ये देखकर वो लोग भागकर उसके पास जाते हैं और उसे पकड़ कर लाते हैं। तभी उनमें से एक को उस लड़की की याद आती है कि वो भी हमारी तरह है और भूखी है। वो वापस उस लड़की के पास चला जाता है और रात होने तक उसे ले आता है। उस लड़की का नाम इरिना होता है और अब वो भी उनके साथ शामिल हो जाती है। आज वो लोग पेट भर के खाना खाते हैं और चैन की नींद सोते हैं। सुबह को वो लोग अपने कपड़े धोते हैं और नहाते हैं, साथ ही वो अपनी दाढ़ी भी बनाते हैं, क्योंकि उनके पास एक प्लेट भी था। आज वो लोग बहुत खुश होते हैं और आर्टिस्ट इरिना की एक तस्वीर भी बनाता है। रात को मिस्टर स्मिथ यानुश से इरिना के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि हमें इसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए, इससे हमारा खाना बढ़ जाएगा और हमारी रफ्तार भी कम हो जाएगी। लेकिन यानुश एक दयालु आदमी है, इसलिए इस बार वो उस लड़की को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। अगली सुबह वो लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में इरिना मिस्टर स्मिथ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे खुश नहीं थे, क्योंकि उसने अपने बारे में उन लोगों को सब कुछ झूठ बताया था। मगर बाद में वो उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। अब आगे बढ़ने के लिए उन लोगों को उस झील को पार करना होगा, इसलिए वो अपना अपना सामान उतारने लगते हैं। तभी मिस्टर स्मिथ इरिना से पूछते हैं कि क्या तुम्हें तैरना आता है। इरिना को बिल्कुल भी तैरना नहीं आता था, लेकिन वो हर हालत में उनके साथ जाना चाहती है, क्योंकि वो अकेली सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए वो झील के ऊपर जमी बर्फ पर भागने लगती है और किसी तरह उसे पार कर देती है। रास्ते में एक गांव पड़ता है, लेकिन वो वहां के लोकल लोगों को देखकर छिपने लगते हैं। रशियन क्रिमिनल कहता है कि हमें गांव जाकर कुछ खाना चुराना चाहिए, लेकिन वो सब उससे मना कर देते हैं। फिर भी वो उन्हें बिना बताए गांव जाकर खाने का कुछ सामान चुरा कर ले आता है। यानुश से डरता है और कहता है कि अगर हम पकड़े गए तो हमें फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। अब वो कई दिनों तक चलकर सोवियत यूनियन और मंगोलिया के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका एक साथी रशियन क्रिमिनल वहीं रहने का फैसला करता है। वो यानुश से कहता है कि ये मेरा देश है, यहाँ मैं आजाद हूँ और अगर मैं यहाँ मर भी गया तो मैं आजादी में मरूंगा, ना कि किसी की गुलामी करते हुए। ये कहकर रशियन क्रिमिनल वहीं से अपना रास्ता बदल लेता है और वो लोग मंगोलिया के बॉर्डर की तरफ चले जाते हैं। वहां से एक लंबा सफर तय करने के बाद वो लोग मंगोलिया के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं।
वहाँ पहुंचकर पहले तो वो लोग खुश होते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि गेट पर स्टालिन का फोटो है तो वो समझ जाते हैं कि कम्युनिस्ट यहाँ पर भी पहुंच गए हैं। अब वो निराश तो होते हैं, लेकिन वो हार नहीं मान सकते थे, क्योंकि अभी तक वो एक बहुत लंबा सफर तय कर चुके हैं और जिंदा रहने के लिए उन्होंने जानवरों को खाया, ठंडी हवाओं का सामना किया और पहाड़ियों को चढ़ा। इसलिए अब वो चाइना के रास्ते इंडिया जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वहाँ ब्रिटिश का राज है और वो वहाँ सेफ है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका आगे का सफर और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। उनके पास न पीने के लिए पानी है और न खाने के लिए खाना। ऊपर से वहाँ पीहड़ जंगल, गर्म रेत और तपती पहाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है। वो कई दिनों तक लगातार रात दिन चलते रहते हैं, लेकिन दूर दूर तक भी उन्हें कुछ नजर नहीं आता। वो भूखे हैं, प्यासे हैं और बहुत कमजोर हैं। वो बड़ी मुश्किल से गर्म हवाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उम्मीद की कोई किरण उन्हें दिखाई नहीं देती। वो पूरी तरह थक चुके हैं, उनके पैर सूज चुके हैं और अब उन्हें डिहाइड्रेशन भी होने लगा है। तभी मिस्टर स्मिथ को पेड़ जैसा कुछ दिखाई देता है। वो वहां जाना चाहते हैं, लेकिन यानुस उनसे सिर्फ साउथ में चलने के लिए कहता है और इस बात पर वो आपस में लड़ने लगते हैं। मिस्टर स्मिथ वहां जाने लगते हैं और बाकी लोग भी उनके पीछे हो जाते हैं। यानुस को भी उन्हें फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वो सब प्यास के मारे मरे जा रहे थे। जब वो लोग वहां जाकर देखते हैं तो वहां एक पानी का कुआं होता है। वो उस पर टूट पड़ते हैं और पागलों की तरह पानी पीने लगते हैं। पानी पीकर उनकी जान में जान आती है और वो खूब आराम करते हैं, लेकिन अभी भी उनका सफर अधूरा है। अगर वो वहां रुके तो और कमजोर हो जाएंगे और आगे का सफर पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा पानी अपने साथ लेकर अपनी मंजिल की ओर चल देते हैं। अब वो कई दिनों तक लगातार सफर तय करते हैं और एक दिन अचानक उनके सामने रेत का एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिससे वो बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं। अब उनका पानी भी खत्म हो चुका होता है और वो बहुत कमजोर पड़ गए हैं, लेकिन वो एक दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। एक दिन चलते चलते रेना बेहोश होकर गिर जाती है। वो देखते हैं कि उसके पैर सूजकर बहुत मोटे हो गए हैं और अब वो बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो अपने कमजोर शरीर को लेकर रेगिस्तान की तपती हुई रेत से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उन लोगों की रफ्तार कम हो जाए। मगर कब तक वो इस विशाल रेगिस्तान का सामना करती। आखिरकार वो बेहोश होकर दोबारा गिर जाती है और इस बार उसकी मौत हो जाती है। अब वो सब उसे वहीं दफन कर देते हैं और फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और इस प्रकार उस बहादुर लड़की का सफर यहीं खत्म हो जाता है। काफी टाइम तक चलने के बाद वो लोग और कमजोर पड़ जाते हैं और चलते चलते उनका एक और साथी बेहोश हो जाता है और उसकी भी डिहाइड्रेशन से मौत हो जाती है, जिससे उनकी हिम्मत और भी टूटने लगती है। वो लोग अपने इस साथी को भी रेगिस्तान में ही दफना देते हैं और अपनी मंजिल पाने की उम्मीद में आगे बढ़ते जाते हैं। कई दिनों तक चलने के बाद यानुस को रेगिस्तान के परे दूर एक पहाड़ी दिखाई देती है। वो जल्दी से वहां पहुंचना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर स्मिथ अब चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं होते। वो यानुस से कहते हैं कि शायद मेरा सफर यहीं तक था, इसलिए अब तुम्हें ही आगे का सफर तय करना चाहिए। यानुस अपने दो साथियों को पहाड़ी की ओर भेज देता है कि शायद उन्हें वहां पानी मिल जाए और खुद मिस्टर स्मिथ के साथ वहीं रुक जाता है। अब वो रात में मिस्टर स्मिथ को लेकर अपने साथियों के साथ उस पहाड़ी तक पहुंच जाता है और अपने साथियों से पूछता है कि क्या तुम्हें पानी मिला, लेकिन उन्हें वहां कोई पानी नहीं मिला था। सुबह को जब वो सो रहे होते हैं तो उनमें से एक के पैरों से होता हुआ एक सांप जाता है। वो उसे पकड़ना चाहता है और उसकी तरफ दौड़ता है। तभी वो देखता है कि वहां पहाड़ी से पानी गिर रहा है। अब वो पानी पीते हैं और उस सांप को भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक खाना है। इससे उन्हें थोड़ी ताकत मिलती है और अब वो आराम करने लगते हैं। यानुस अब मिस्टर स्मिथ के पास जाता है और उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उनसे उनके बेटे के बारे में बातें करने लगता है। मिस्टर स्मिथ यानुस को बताते हैं कि मैं ही अपने बेटे को अमेरिका से रशिया लेकर आया था, इसलिए मैं ही उसकी मौत का जिम्मेदार हूँ। उन लोगों ने उसे टॉर्चर करके मेरे खिलाफ गवाही दिलवाई, जैसे कि तुम्हारी वाइफ को मजबूर किया था, मगर इसके बाद उन्होंने मेरे बेटे को मार डाला। वो उससे कहते हैं कि मेरे लिए जिंदगी एक सजा है और मौत आजादी, इसलिए मैं जिंदा रहकर अपने आप को सजा दे रहा हूँ। लेकिन यानुस उसे कहता है कि मेरी वाइफ जिंदा है और मुझे किसी भी कीमत पर उस तक पहुंचना है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारी तरह जिंदगी भर अपने आप को सजा देती रहे। अगली सुबह मिस्टर स्मिथ सबसे पहले उठकर चलने लगते हैं और फिर वो लोग आगे का सफर तय करते हैं। वो भूखे प्यासे चलते ही जाते हैं और जैसे तैसे चाइना पहुंच जाते हैं, लेकिन वो वहां नहीं रुक सकते, क्योंकि उस समय चाइना और जापान के बीच युद्ध चल रहा होता है। इसलिए अब वो तिब्बत जाने का फैसला करते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। एक बार फिर से वो बर्फीली चट्टानों और ठंडी हवाओं का सामना करते हुए किसी तरह तिब्बत पहुंच जाते हैं, जहाँ के लोकल लोग उन्हें खाने के साथ साथ सोने के लिए जगह भी देते हैं। यानुस तिब्बत के लोकल लोगों से कहता है कि हमें इंडिया जाना है। लोकल लोग उनसे कहते हैं कि तुम सिक्किम के रास्ते इंडिया जा सकते हो। रास्ते में कुछ गांव भी पड़ेंगे जहां तुम आराम भी कर सकते हो, लेकिन अभी मौसम बहुत खराब है और बर्फीले तूफान तुम्हारी जान भी ले सकते हैं, इसलिए तुम कुछ महीनों तक यहीं रह सकते हो। इसके बाद लोकल लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन यानुस अपने साथियों से कहता है कि अगर हम ज्यादा टाइम यहाँ रुकेंगे तो हमारी हिम्मत टूट जाएगी और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि मैं चाइना जाऊंगा, क्योंकि वहां इस समय यूएस मिलिट्री का प्रोग्राम चालू है, जहां से मैं अपने घर अमेरिका जा सकता हूँ। सुबह को यानुस और उसके दो साथी वहां से चले जाते हैं, लेकिन मिस्टर स्मिथ वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि वो चाइना जाकर यूएस मिलिट्री के प्रोग्राम के थ्रू अपने घर अमेरिका जाना चाहते हैं। यानुस और उसके दो साथी कई दिनों तक ऊंचे ऊंचे बर्फीले चट्टानों से होकर चलते रहते हैं।
और हफ्तों बाद वो इंडिया पहुंच जाते हैं, जहां उनका बहुत अच्छे ढंग से स्वागत किया जाता है और यहाँ उनका सफर खत्म हो जाता है, लेकिन यानुश का नहीं, क्योंकि पोलैंड अभी भी सोवियत यूनियन के कब्जे में है। इसके बाद भी यानुश 50 सालों तक एक देश से दूसरे देश भटकता रहता है और जब 1989 में पोलैंड आजाद होता है तो आखिर वो अपने घर जाता है, लेकिन अब यानुश बूढ़ा हो चुका होता है। मूवी के एंड में वही सीन दिखाया जाता है जिसको यानुश बार बार अपने इल्यूजन में देखता था। वो घर के बाहर रखे पत्थर के नीचे से चाबी निकालता है और घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही होती है। यानुश उसे अपने गले लगाता है और वो दोनों रोने लगते हैं और इस तरह सच्ची घटना पर आधारित ये मूवी एंड हो जाती है।